Now we are going to start with the criticisms to law of DMU. लॉ ऑफ DMU एक्सप्लेन किया अल्फ्रेड मार्शल ने, लेकिन स्टिल ये लॉ में सर्टन मिस्टेक्स में हम लोग एक एक करके वो सारी मिस्टेक्स को गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो लॉ के अंदर हो गई है। ना सबसे पहला पॉइंट जो तुम्हारे बुक में बता दैट इज अनरियलिस्टिक अजम्पशन। देखो अल्फ्रेड मार्शल ने अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कि यूनिट्स बढ़ता है और यूटिलिटी कम होता है, उसके लिए सर्टन अजम्पशंस बताए थे। कौन कौन से अजम्पशन थे? प्रोडक्ट होमोजीनियस होना चाहिए, हमें कंटिन्यूस कंज्यूम करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, रैशनैलिटी होगी। लेकिन ये जो सारी शर्त वो बता रहे वो रियलिटी में सारी शर्त फुलफिल नहीं होती। सो इन रियलिटी इट इज़ डिफिकल्ट टू फुलफिल ऑल दिस कंडीशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम पे मैं सारी शर्त को फुलफिल नहीं कर सकता। इन शॉर्ट उनका कहना था कि लॉ प्रूव किया गया है ऐसे अजम्पशन के बेस पर जो रियलिस्टिक नहीं है। अगर लॉ को थोड़े रियलिस्टिक अजम्पशंस दिए गए होते तो थियोरी और प्रॉपर होती, लेकिन ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन होने के कारण लॉ को प्रूव करना या लॉ को बताना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। यहाँ पर ये सबसे पहली मिस्टेक है जो इकोनॉमिक्स पीपल ने बताई अल्फ्रेड मार्शल के लॉ के अंदर। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट। नाउ द सेकंड मिस्टेक जो लॉ को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने कर दी थी, कार्डिनल मेजरमेंट। लॉ अज्यूम करता है कि यूटिलिटी को हम लोग कार्डिनली मेजर कर सकते हैं। कार्डिनली मतलब नंबर्स में बता सकते। सो लॉ ऐसा अज्यूम करके चलता है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनली, दैट इज नंबर्स। यूटिलिटी कैन बी एडेड, कंपेयर्ड एज वेल एज प्रेजेंटेड थ्रू स्केड्यूल। तो लॉ ऐसा अज्यूम करके चलता है हम नंबर्स में उसको मेजर कर सकते हैं, हम नंबर में मेजर करके उसको ऐड भी कर सकते हैं, जैसे हमने टोटल यूटिलिटी में किया था। हम उसको कंपेयर भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट यूनिट से कितना, सेकेंड यूनिट से कितना, फिर कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके ही बताते हैं ना यूटिलिटी कम हो रहा है, और साथ ही साथ हम टेबल में उसको प्रूफ भी कर सकते हैं। सो ये अज्यूम किया हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम किधर है? ये लॉ को प्रूव करने के लिए नंबर वाला मेथड जो हमने यूज किया उसमें मिस्टेक है। उनका कहना है कि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, और जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है मतलब आदमी के दिमाग में होता है, उसको तुम नंबर में मेजर नहीं कर सकते। और अगर तुम उसको नंबर में मेजर नहीं कर सकते तो ये लॉ को प्रूव करना टेक्निकली रॉन्ग है। सो एक्चुअली में उन्होंने कहा कि शायद से जो अल्फ्रेड मार्शल ने बात बोला होगा वो सच होगा कि कोई भी चीज़ का यूनिट मिलता है तो यूटिलिटी कम होता है, लेकिन ये बात को प्रूव करने के लिए तुमने जो नंबर का मेथड का यूज़ किया वो नंबर मेथड रॉन्ग है। कोई दूसरा मेथड हमें डेवलप करना पड़ेगा, ऐसा इकोनॉमिक्स पीपल का कहना था, जिससे हम अल्फ्रेड मार्शल की बात को प्रूव कर। लेकिन ये कार्डिनल या नंबर वाला मेथड टेक्निकली रॉन्ग है, बिकॉज यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। सो उन्होंने बताया ये उनकी सेकेंड मिस्टेक है उनके लॉ के अंदर कि उन्होंने यूटिलिटी को नंबर में मेजर किया। ओके, सो मैंने तुम्हें ये सेकेंड पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स थर्ड पॉइंट। नाउ द थर्ड क्रिटिसिज्म वाज इंडिविजिबल गुड्स का क्रिटिसिज्म। देखो हम लोग जब भी लॉ को प्रूव कर रहे थे तो मैंने तुम्हें बताया था कि हम वो केसेस में ही लॉ को प्रूव कर सकते हैं जिसको हम डिवाइड कर सकते। याद होगा तो मैंने अजम्पशन बताया था डिविजिबिलिटी, और ऐसा क्यों मैंने बताया था? बिकॉज डिवाइड होगा तो हम लोग 4-5 क्वांटिटी कंज्यूम कर सकते हैं। 4-5 क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे तो हमें दिखाई देता है कि देखो यूनिट्स इतने हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी इतना है। फिर यूटिलिटी के बेसिस पे हम ग्राफ बताकर बोल सकते हैं कि लॉ एप्लीकेबल। सो लॉ क्या कहता है कि इन ऑर्डर टू प्रूव हम लोगों को प्रोडक्ट को डिविजिबल बनाना पड़ेगा, लेकिन कुछ गुड्स वर्ल्ड में डिविजिबल नहीं होते। सो इनडायरेक्टली ऐसे गुड्स के ऊपर लॉ एप्लीकेबल ही नहीं, और अगर ऐसे गुड्स के ऊपर लॉ एप्लीकेबल नहीं है तो फिर उसको लॉ वर्ड बताना भी थोड़ा राइट नहीं है, बिकॉज लॉ मतलब एनीथिंग विच इज यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल बनने के लिए उसे डिविजिबल और इनडिविजिबल दोनों गुड्स के ऊपर अप्लाई होना चाहिए था। लेकिन तुम क्या देख रहे हो? लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू इनडिविजिबल एंड बल्की गुड्स, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टीवी, ऐसी चीजें हम लोग 1, 2, 3, 4 कंज्यूम नहीं करते, और ये बड़ी कमोडिटी और ये एक ही साथ कंज्यूम हो जाती है। सो परचेज सिंगल यूनिट एट अ टाइम। सो जो चीज बड़ी होती है एक में ही खत्म हो जाती है उसके ऊपर लॉ एप्लीकेबल नहीं है, और अगर वो लॉ एप्लीकेबल उस पर नहीं होता तो वो यूनिवर्सल नहीं है, और यूनिवर्सल नहीं है तो लॉ ऑफ DMU हम लोग वर्ड लॉ यूज करें वो टेक्निकली रॉन्ग है। लॉ को यूज करने के लिए यूनिवर्सल बनना पड़ता है। सो उन्होंने बताया कि अगर लॉ कुछ ऐसा टेक्निक ढूंढता कि इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होता तो हम बोल सकते थे वो राइट।
तो उन्होंने ये थर्ड मिस्टेक बताई। पहली मिस्टेक बताई कि अजम्पशंस जो यूज किए लॉ को बताने के लिए वो रियलिस्टिक। दूसरी मिस्टेक बताई कि कार्डिनल मेजरमेंट किया, वो रॉन्ग है। कार्डिनल मेजरमेंट के अलावा कोई दूसरा मेथड ढूंढो जिससे तुम यही बात को प्रूव कर सको। तीसरा, इंडिविजिबल गुड्स के ऊपर लॉ एप्लीकेबल नहीं है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स फोर्थ पॉइंट। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मैंने तुम्हें बताया था कि हम लोग कार्डिनल मेजरमेंट करने के लिए मनी का यूज करते हैं और मनी की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए तो हम कार्डिनल मेजरमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्रिटिक्स ने क्या बोला कि लॉ ये जो अज्यूम करता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, वो रियलिटी में पॉसिबल नहीं। पैसे की वैल्यू कांस्टेंट रहना रियलिटी में पॉसिबल है। उनका कहना था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पैसे की वैल्यू पर्सन टू पर्सन चेंज होती। जैसे कि मैं बताऊँ, रिच पीपल जिसके पास बहुत सारा पैसा है उनके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अलग होगा। वो पर्सन जिसके पास बहुत कम पैसा है उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अलग होगा। सो वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो पैसे की वैल्यू है ना, वो मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस, लोगों के पास कितना पैसा, इन सब के ऊपर डिपेंड है। आज सीधा और सिंपल बात है, अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो लोगों के पास पैसे जो होंगे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज उन्हें अभी ज़्यादा पैसा लगेगा प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, और जिसके पास पैसा बहुत सारा है उसके लिए पैसे की वैल्यू कम होती है। इससे पता ये चलता है कि पैसे की वैल्यू मार्केट में प्राइस और साथ ही साथ लोगों के पास कितना स्टॉक ऑफ मनी है उसके ऊपर डिपेंड है। सो एक टेक्निकली पॉइंट जो प्रूफ हो रहा है वो ये है कि पैसे की वैल्यू कभी कांस्टेंट नहीं रहती, और अगर पैसे की वैल्यू ही कांस्टेंट नहीं तो उसकी बेस पर मेजर करने का सिस्टम कार्डिनल मेजरमेंट वो भी रॉन्ग है। सो उन्होंने बोला कि कोई दूसरा मेथड होना चाहिए मेजर करने का, बिकॉज पैसे को यूज करना टेक्निकली रॉन्ग है। दिस वॉज योर फोर्थ क्रिटिसिज्म। नाउ द लास्ट क्रिटिसिज्म दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, दैट इज सिंगल बॉन्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज सिंगल बॉन्ड। लॉ ऐसा कहता है कि तुम्हें एक कमोडिटी को स्टडी करना है और एक कमोडिटी से एक ही बॉन्ड फुलफिल करना। बट रियल वर्ल्ड में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग एक कमोडिटी और एक बॉन्ड फुलफिल नहीं करते, हम लोग मल्टीपल कमोडिटी परचेज करते हैं। जैसे कि आज फॉर एग्जांपल मुझे सब्जी खरीदनी है और मैं नीचे दुकान में जाऊंगा या सब्जी वाले के पास जाऊंगा, थोड़ी ना ऐसा होगा कि मैं एक टाइम पर पहले सिर्फ टमाटर लेकर आऊँगा, घर पे आऊँगा, वापस नीचे उतरूँगा, फिर आलू खरीदूँगा, वापस ऊपर आऊँगा। ऐसा तो हम नहीं करते। हम एक एक को खरीदने के लिए नहीं जाते बार बार। हम लोग क्या करते, एट अ टाइम जितनी भी कमोडिटीज़ खरीदनी एक साथ खरीद लेते। सो रियल वर्ल्ड में हम ह्यूमन बीइंग मल्टीपल कमोडिटी और मल्टीपल वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि लॉ सिर्फ उसके लिए अप्लाई होता है जो एक ही कमोडिटी पे फोकस करता है, बिकॉज हमने टेबल में एक ही कमोडिटी स्टडी की और एक ही वांट को फुलफिल करें। बट इन रियलिटी मैन हैज टू सेटिस्फाई सेवरल वांट। तो हम खरीदते समय सिर्फ एक ही कमोडिटी पे फोकस नहीं करते, हम बहुत सारी कमोडिटी को ध्यान में रखकर डिसीजन लेते हैं। और इसीलिए लोगों का कहना था कि ये सिंगल वांट वाले केस में एप्लीकेबल होगा, लेकिन मल्टीपल वांट या मल्टीपल कमोडिटी मॉडल के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। और रियल वर्ल्ड में मल्टीपल कमोडिटी होती है। सो इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक्चुअली में इसको मॉडिफाई किया गया है और एक नया लॉ भी डेवलप हुआ है, लेकिन वो लॉ करेंटली तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स के सिलेबस में। बट लॉ ऑफ डीएमयू में ये मिस्टेक है जो काफ़ी इकोनॉमिक्स ने क्रिटिसाइज किया। सो टोटल मैंने तुम्हें 5 मिस्टेक बताया। सबसे पहली मिस्टेक बताई कि लॉ को प्रूव करने के लिए जो अजम्पशन यूज किए गए वो थोड़े अनरियलिस्टिक लग रहे थे। सेकेंड मैंने बताया कि कार्डिनल मेजरमेंट के दम पर हमने लॉ प्रूव किया। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि कार्डिनल मेजरमेंट, नंबर वाला मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, जस्ट बिकॉज यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, एक फीलिंग है, उसको नंबर में हम नहीं बता सकते। फिर थर्ड पॉइंट मैंने तुम्हें बताया जहां पर बोला कि लॉ इनडिविजिबल गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं, लॉ डिविजिबल गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हुए दिखाई देता है, इनडिविजिबल गुड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इनडायरेक्टली वो पूरे यूनिवर्सल लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है। फिर फोर्थ पॉइंट बताया कि लॉ ने अपने आप को प्रूव करने के लिए एक शर्त रखी थी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो हम लोग परफेक्ट नंबर्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, लेकिन पैसे की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती।
और लॉ सिर्फ एक ही कमोडिटी पे फोकस करता है, जबकि रियल वर्ल्ड में पीपल मल्टीपल कमोडिटी या मल्टीपल वांट को एक साथ एक ही टाइम पे सेटिस्फाई करते हैं। सो दीज आर 5 मिस्टेक्स जो इकोनॉमिक्स पीपल को लग रहा है कि लॉ ऑफ डीएमयू के अंदर है और उन्होंने उसी चीज़ के लिए उनको क्रिटिसाइज किया। सो यहाँ पर ये लॉ का क्रिटिसिज्म भी कंप्लीट हो गया। माना ये लॉ में क्रिटिसिज्म है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स है, स्टिल इसको रियल वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट आंसर इज इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। हम देखेंगे इसको रियल वर्ल्ड में कहाँ पर यूज़ किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंस।